कि भारत में रोजाना औसतन 665 कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। नई चिंता ने नए वेरिएंट ने JN.1 ने ये चिंता ज्यादा बढ़ा दी है, जिसके भारत समेत 41 देशों में मौजूदगी है। इस नए वेरिएंट की तेजी से कोरोना फैलाने को लेकर जिम्मेदार JN.1 ने महज 2 हफ्तों में एक्टिव मामलों को करीब 2000 से बढ़ाकर 4400 पर ला दिया है। लिहाजा रोजाना की टेस्टिंग भी 7 गुना तक बढ़ा दी गई है और जीनोम सीक्वेंसिंग में भी तेजी लाई गई है। कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल 9 राज्यों में इसकी मौजूदगी है और अब तक इसके कुल 178 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें सबसे अधिक 47 गोवा से हैं, साथ ही केरल में 41, गुजरात में 36, कर्नाटक में 34, महाराष्ट्र में 9, तमिलनाडु और राजस्थान में 4-4, तेलंगाना में 2 और दिल्ली में JN.1 वेरिएंट का 1 मामला मिला है। कोरोना के ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही हैं। नया वेरिएंट बीमारी तो कर रहा है, लेकिन अब तक गंभीर होने के सबूत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामलों के करीब 92% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 6% के आसपास मरीज अस्पताल में तो हैं, पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के। भर्ती मरीजों में से महज 0.6% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। आईसीयू में 45 मरीज हैं, जो एक्टिव मामलों के 1% हैं। वहीं वेंटिलेटर पर कोरोना के 3 मरीज ही हैं, जो केरल के अस्पतालों में हैं। धीरे धीरे पांव पसार रहे कोरोना के मामले फिलहाल 26 राज्यों में हैं और बीते 2 हफ्तों में 47 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन मंत्रालय के मुताबिक इन सबको कोमॉर्बिडिटीज यानी पहले से गंभीर दूसरी बीमारियों की शिकायत भी थी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल हैं, जहां एक्टिव मामलों के 90% से ज्यादा मामले हैं। 2 हफ्ते पहले जहां रोज करीब 8000 टेस्टिंग की जा रही थी, अब इसमें 7 गुना तक इजाफा किया गया है। वायरस के बदलते प्रकार और व्यवहार ने मुश्किलें फिलहाल बढ़ा रखी हैं। ऐसे में तैयारी सरकार की तो है, लेकिन सतर्कता और सावधानी लोगों को खुद भी बरतनी चाहिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गोल्डी बराड़ पंजाब में टारगेट किलिंग, फिरौती के साथ हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल है। 29 मई 2022 को गोल्डी बराड़ ने मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। कनाडा से ही उसने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी बराड़ कनाडा से ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और NCR में लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को भी ऑपरेट कर रहा है। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल लगातार जारी है। सोमवार को ट्रक और बस ड्राइवर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में हड़ताल पर रहे। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई और शहरों में बसें नहीं चली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रक ड्राइवरों ने टायरों में आग लगा दी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया। उन्हीं के आह्वान पर चक्का जाम और हड़ताल की शुरुआत हुई। तो कई राज्यों में ट्रक बस ड्राइवरों की हड़ताल, काफी हंगामा भी कुछ जगहों पर देखने को मिला। जो सख्त कानून बना है उसी का विरोध ट्रक और बस ड्राइवर कर रहे हैं। अब ट्रक और बसों की हड़ताल के बाद लोगों को परेशानी होनी खड़ी हो गई है। सवारियों को परेशानी हो रही है। ट्रकों से जो माल की ढुलाई होती है रोजाना की जरूरत की, उनमें अब आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उसकी सप्लाई पर असर पड़ सकता है अगर यह हड़ताल और विरोध इसी तरीके से जारी रहा तो 4 जगहों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर असर पड़ा। जो लोग बसों से सफर करते हैं घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन बस नहीं चली, ऑटो नहीं चले और पुलिस विरोध कर रहे लोगों को समझाती बुझाती भी बहुत जगह नजर आई, क्योंकि कुछ जगहों पर काफी हंगामा भी देखने को मिला था।
और इसी पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार। हिट एंड रन केस में अब सजा ज्यादा सख्त हो गई है। सजा बढ़ा दी भी गई है और जुर्माना भी 7 लाख तक। अब कोई ड्राइवर अगर हिट एंड रन मामले में दोषी करार दिया गया तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। पहले महज 2 साल की सजा का प्रावधान था अगर किसी की मौत भी हो जाती थी। 7 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान इसमें किया गया है। साथ में ये कहा गया है कि अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन को अंजाम देता है और उसको रिपोर्ट नहीं करता है या वहाँ पर मौजूद जो व्यक्ति है उसको एक तरीके से उसको देखने की ज़रूरत है और उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ड्राइवरों की दलील है कि अगर उस व्यक्ति को लेकर वहाँ पर वो रुका जिसकी टक्कर हुई है उसकी गाड़ी से, तो फिर उसकी जान पर बन सकती है, भीड़ उसको अपने हत्थे ले सकती है। तो तमाम विरोध के बावजूद अब इस नए कानून को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स सड़कों पर हैं जगह जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो इसमें अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। कई जगहों पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो चक्के जाम तक की नौबत है। लोगों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन ये लोग बना चुके हैं। जो ट्रक ऑपरेटर्स या उनकी यूनियन की दलील है कि कोई भी ड्राइवर टक्कर जानबूझकर नहीं मारता और गलती से अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर वो 7 लाख रुपए या 10 साल की सज़ा आखिर कैसे उसको भरेगा। लिहाजा इस कानून को वापस लेने की मांग जोर शोर पर कर रही है और इस बीच में कल का दिन बहुत अहम है जब जो ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन है वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और उसके बाद वो आगे की रणनीति तय कर पाएंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में दिसंबर के महीने में पुलिस ने 11 मुठभेड़ों को अंजाम दिया। इन ताबड़तोड़ मुठभेड़ों से पंजाब पुलिस विवादों में है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिससे पंजाब पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये रिपोर्ट 30 साल पहले हुई तब के कार्यवाहक जत्थेदार की गुमशुदगी और मौत से जुड़ी है, जिस पर आरोप सीधे पुलिस पर ही लगे हैं। पंजाब पुलिस इन दिनों एक के बाद एक मुठभेड़ कर रही है। दिसंबर में ही कथित गैंगस्टरों और अपराधियों के साथ 11 मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों का सवाल इन दिनों इसलिए और गाढ़ा हो गया है क्योंकि 31 साल बाद एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो ऐसे ही एक मामले में पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये मामला था अकाल तख्त के पूर्व कार्यवाहक जत्थेदार गुरदेव सिंह कौंके की रहस्यमय गुमशुदगी और मौत का। दिसंबर 1992 में अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार गुरदेव सिंह कौंके को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने कहा था कि हिरासत के कुछ दिन बाद वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि गुरदेव सिंह को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। 7 जून 1998 को तब के एडीजी बीपी तिवारी ने इस मामले में जांच शुरू की और 1999 में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट के मुताबिक झूठी जानकारी देने और गलत तरीके से हिरासत में लेने के लिए संबंधित पुलिसकर्मियों पर केस चलना चाहिए। रिपोर्ट में गुरदेव सिंह के पुलिस हिरासत से भागने की बात को भी विश्वास लायक नहीं माना गया था। उसके रिकमेंडेशन तो बिल्कुल कंजर्वेटिव हैं। उन्होंने कहा कि जो एविडेंस मेरे सामने आया उनको उठाया गया है और जो उनका एस्केप वर्जन ऑफ इसका वो झूठा है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था अकाल तख्त को सौंप दी है और अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस केस को कानूनी तौर पर आगे लड़ने का फैसला किया है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। गुरदेव सिंह की गुमशुदगी और मौत का वाकया जिस दौर में हुआ तब कांग्रेस सत्ता में थी। 1998 में जब अकाली दल सत्ता में आए तो जांच का आदेश दिया गया, लेकिन जांच रिपोर्ट को ना कभी सार्वजनिक किया गया, ना ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। अब जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब की सत्ता में है, लेकिन इस मुद्दे पर तीनों दलों में से कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है।
मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। जापान में सोमवार को आए 7.6 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। वहीं भूकंप के बाद जो सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी उसको भी हटा लिया गया है। कल साल के पहले दिन जापान में जबरदस्त भूकंप आया था, जिसमें कई इलाकों से जान माल के नुकसान की खबरें आई थी। भूकंप के तुरंत बाद ही सुनामी की चेतावनी भी दी गई थी। कई शहरों में सड़कें भी टूट गई हैं। 富山の実家にいます。今かなり大きな揺れを感じています。छब्बीस जनवरी की परेड में सेना के दस्ते में शामिल है दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला T-90 यानी कि भीष्म टैंक। जमीनी लड़ाई में सेना का भरोसेमंद साथी है, जो जंग के मैदान में विपक्षी की कमर तोड़ देने के लिए काफी है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं उस टैंक की जो भारतीय सेना को अलग सी ताकत देता है। यह है T-90 टैंक, जिसे भीष्म के नाम से जाना जाता है। पहले यह टैंक रूस में बनता था, लेकिन अब भारत में बनने लगा है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक में होती है। इस टैंक में बस 3 लोग होते हैं, कमांडर, गनर और ड्राइवर। करीब 40 से 48 टन का यह टैंक जब मैदान में उतरता है तो इसकी धमक महसूस की जा सकती है। इस टैंक की लंबाई 9.6 मीटर है और चौड़ाई 2.78 मीटर। यह जमीन से 2.22 मीटर ऊंचा चलता है। आकार में छोटा होने की वजह से यह जंगल, पहाड़, दलदली इलाकों तक में तेजी से चल सकता है। करीब 60 किलोमीटर तक इसकी रफ्तार है। इसमें 125 मिलीमीटर की मोटाई वाला स्मूथ बोर टैंक गन लगा हुआ है, जो इसका एक खास हथियार है। इससे कई तरह के गोले दागे जा सकते हैं और मिसाइलें भी। 100 मीटर से 4000 मीटर तक की रेंज में सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इस टैंक के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है, जो 2 किलोमीटर रेंज में हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है। इस गन से 1 मिनट में 800 गोले दागे जा सकते हैं। टैंक में ऑटोमेटिक और मैनुअल तरीके से भी मिसाइल और गोलियां फायर की जा सकती है। टैंक में थर्मल इमेज की क्षमता भी है, जिसके जरिए 6 किलोमीटर दूर तक किसी का पता लग जाता है। वैसे भीष्म की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर तक है। यही नहीं, भीष्म कई तरह के रॉकेट भी झेल सकता है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी है, जिसे आप टैंक का बुलेट प्रूफ जैकेट भी कह सकते हैं। यह जैविक और रासायनिक हमले से भी निपटने में सक्षम है। शायद इसकी ताकत और क्षमता को देखते हुए इसे भीष्म का नाम दिया गया है, यानी ऐसी दीवार जिसे कोई भेद नहीं सकता है।